राधे राधे भाई लोग, कैसे बानी जा रहुआ सब। हम आशा करते हैं कि रहुआ सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होकम जा। तो हम मधु रहुआ सबके स्वागत करते हैं रहुआ सबके अपन यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला में। ठीक, तब आज हमने के पढ़े वाला बानी जा क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण में चुनौती। एक लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 हम डाल दिले बानी। ओकरा में पॉलिटिकल साइंस के कुछ बेसिक जानकारी और ये चैप्टर में का पढ़े के बा ओकर जानकारी हम लेक्चर 1 में देले बानी। अगर ना देख लो हम जा तो वीडियो जाके जरूर देख लेम जा, बहुत मजा आई। मजा में पॉलिटिकल साइंस के पढ़ल जाई। तो आज हमने के इंडेक्स के अगर आज हमने के दूगो टॉपिक कवर कर जी क्लास में, राष्ट्र निर्माण क्या होते हैं और भारत के सामने राष्ट्र निर्माण के दौरान क्या क्या चुनौतियां आई थी, इसको हम लोग इस क्लास में हम लोग जानेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एगो छोटा सा 1 मिनट समय लेके एगो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दिहल चाहता नहीं। वो जानकारी ई बा कि हमने के जीत भइल, सब स्टूडेंट के जीत भइल और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिलन जो शिक्षा मंत्री रहलन। अब नया शिक्षा मंत्री के तौर पे प्रहलाद जोशी के नियुक्त कल गई बा। अब देखत हैं कि शिक्षा मंत्री कितना जो है बढ़िया काम करता रहा, लेकिन ये तो जरूर पता चल गई कि सरकार भी स्टूडेंट के बात सुनलस और ये महसूस करैलस कि हमने के लोकतांत्रिक देश में बानी जा सरकार सब कुछ ना है बल्कि जनता ही सब कुछ है, ये एहसास करैलस। तो अच्छा लागल कि हमने के जीत भई, बहुत खुशी मिलल और नया प्रहलाद जोशी नियुक्त हो गए शिक्षा मंत्री। तो देखल जाए कि का काम करते रहन, ई पेपर लीक तो ना करैहन। तो चलो एक छोटा सा जानकारी रहला, जानल जरूरी बाटे, करेंट में भी रहल बहुत जरूरी बा। तो राष्ट्र निर्माण के चुनौती में पहला हम लोग जानेंगे कि राष्ट्र निर्माण क्या होते हैं। राष्ट्र निर्माण किसको कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, पहला इंडेक्स का पहला टॉपिक है ये। ठीक, देख लेते हैं। कभी कभी माइको अपने माने बंद हो जाता है, ठीक ना, तो आवाज नहीं सुनाता है, हम बकर बकर करते रहते हैं, आवाज सुनाई नहीं करता है, सारा मेहनत पे पानी फिर जाता है। बीच बीच में देखना पड़ता है कि माइक में लाइट है ना, मतलब चालू तो है ना। चलिए, तो राष्ट्र निर्माण किसको कहते हैं, तो देखिए किसी राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी देश की सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से विकास होता है और उसकी एकता मजबूत होती है। राष्ट्र निर्माण क्या है, तो राष्ट्र निर्माण याद करते चलिएगा, 90% क्लास में याद करने की गारंटी है। याद करते चलिए कि राष्ट्र निर्माण क्या है जी, तो राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक रूप से विकास होता है और उस देश की एकता और अखंडता मजबूत होती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं राष्ट्र निर्माण। हमने क्या बोला, लिखते चलिएगा आप लोग भी नोट्स बना के। मेरे जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, अगर नोट्स नहीं बनाए तो उठा के पटकेंगे, क्लास में नोट्स चेक करेंगे और नहीं बनाया तो उठा के पटकेंगे। राष्ट्र निर्माण क्या है, तो राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत उधर अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो मुंह से बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, जिसके तहत किसी देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से विकास होता है और उस देश की एकता और अखंडता मजबूत होती है। ठीक,
तो राष्ट्र निर्माण क्या है जी? तो राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से विकास होता है और उस देश की एकता और अखंडता मजबूत होती है। समझता है? तो ये है राष्ट्र निर्माण। राइटिंग थोड़ा सा खराब है, कोई बात नहीं है। हर फूल में कांटे होते हैं, हर फूल में कांटे होते हैं। और देखिए शायरी भी भूल गए, क्या था कि हर फूल में कांटे होते हैं, हर गाने में सुर होता है। हर फूल में कांटे होते हैं, हर गाने में सुर होता है। मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि चांद में भी दाग होता है। गलती बोल दिए काजी। छोड़े जान दीजिए, भूल गए शायद। चलिए सर ये भूल गए, कोई बात नहीं। आप लोग मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते थे। ठीक, तो देखिए ये राष्ट्र निर्माण था। अब हम लोग जानते हैं कि भारत आजाद हुआ था, नया नया आजाद हुआ था, तो उसका भी वो भी किस दौर से गुजर रहा था? राष्ट्र निर्माण के दौर से। और जब भारत को राष्ट्र निर्माण की बात आई तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत आजाद हुआ था 14-15 अगस्त 1947 को। 14-15 अगस्त की रात को 1947 को भारत आजाद हुआ। और जब भारत आजाद हुआ तो उसी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों थे, तो उन्होंने उसी रात को संविधान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक भाषण दिया। ठीक, और वो भाषण क्यों जरूरी है भैया? क्योंकि उस भाषण को एक विशेष नाम दिया गया था और उस भाषण का नाम था भाग्यवधु, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। इंग्लिश में इसको कहा गया ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। डेस्टिनी याद रखिएगा कि जब भारत आजाद हुआ था 14-15 अगस्त की रात में, उसी रात में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री भी थे, दोनों मंत्रालय उनके पास था, तो उन्होंने उसी रात को संविधान सभा को संबोधित किया और एक भाषण दिया। और उस भाषण को कहा जाता है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि बहुत लंबे समय के बाद भाग्य से ये भेंट हमें मिला है, ये दिन देखने को मिला है। उस स्पीच में उन्होंने ये बात कहा था। तो याद रखिएगा, ये पूछ लेता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, स्वतंत्र भारत में जब वो पहली बार भाषण दिए थे तो उस भाषण में उसकी भाषण को क्या कहा गया था या किस नाम से उस भाषण को जाना जाता है? तो इसी नाम से जाना जाता है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित। मतलब बहुत लंबे समय के बाद भाग्य से ये भेंट हमें मिला है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला पॉइंट में कि जब पहला पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि 14-15 अगस्त की रात में जब भारत आजाद हुआ था, उसी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों थे, उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था। उस भाषण को भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। बस समझता है, जिसका अर्थ होता है लंबे समय के बाद ये भाग्य से मिला हुआ ये भेंट। ठीक, दूसरे पॉइंट की बात समझते हैं हम लोग। तो देखिए, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय हमारे भारत के वासियों ने आजाद भारत को लेकर के कुछ सपने देखे थे और कुछ सपने ऐसे हैं जिसपे सभी लोग सहमत हुए थे। जैसे कि जब भारत हमारा आजाद हो जाएगा तो हम भारत में लोकतंत्र कायम करेंगे, लोकतंत्र लाएंगे। ये पहला उन लोगों का सपना था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो हम भारत में लोकतंत्र लागू करेंगे। दूसरा उनका सपना था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो वो सबका विकास, सबके हित पर ध्यान दिया जाएगा, किसी एक वर्ग या किसी एक व्यक्ति के हित या विकास पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। गरीब और जो असहाय लोग हैं, महिलाएं हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शोषण वर्ग के लोगों को विशेष ध्यान दिया जाएगा उन पे। ये दो सपने थे जिससे पूरे भारतवासियों ने सहमति जताई थी कि जब भारत हमारा आजाद हो जाएगा, सोचिए कितने सपने होंगे जब भारत
आजाद नहीं हुआ था उस समय भारतीयों के कितने सपने होंगे कि जब हमारा भारत आजाद हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। जैसे हम लोग सपना देखते हैं कि जब हमारी जब नौकरी लग जाएगी तो हम मम्मी के लिए ये गिफ्ट ले जाएंगे, पापा के लिए ये गिफ्ट ले जाएंगे, हम घर में ये करेंगे, हम देश में ये बदलाव करेंगे, हम काम ईमानदारी से करेंगे। हजारों सपने रहते हैं। उसी तरीके से जब भारत आजाद हुआ था, नया नया अभी आजाद नहीं हुआ था, तभी भारतीयों ने 2-3 सपने देखे थे, पूरे भारतीयों ने मिल करके। पहला, उन्होंने कहा कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो भारत में लोकतंत्र कायम करेंगे। दूसरा, कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो हम सबको एक साथ लेकर के चलेंगे, सबके विकास और सबके हित के बारे में सोचेंगे, और जो सरकारी वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो महिला वर्ग है, उन सब पर हम विशेष ध्यान देंगे। ऐसा सपना देखा था भारतीयों ने आजादी से पहले, और वो दिन भी आ गया, भारत आजाद भी हो गया। अब था कि इस सपने को पूरा किया जाए। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम लोग सपना देखते हैं कि नौकरी लग जाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, समाज का विकास करेंगे, समाज के लिए वो करेंगे, और जैसे ही नौकरी लग जाती है भाड़ में गई सपना। पहले अपन काम करो, घूस लो, पैसा, मतलब अलग ही विचार हो जाता है। तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो जब भारत आजाद हो गया तो वो दिन आ गया कि हम अपने सपने को पूरा करें। ठीक, काफी देशवासियों में जो है खुशी के भी माहौल था और गम का भी माहौल था। गांधी जी ने 15 अगस्त को एक बात कही थी 1947 में कि आज जो आप भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसे बहुत बड़ी खुशी भी मिली है और साथ में बहुत बड़ा गम भी मिल गया है। ठीक, जैसे आप लोग रील्स में देखे होंगे कि वो कहता है भाई एगो खुश खबरी बा, एगो दुख खबरी बा, दोनों बताओ, दोनों सुनाई हम तोरा के, पहले कौन बताई? तो कहेला कि पहले खुश खबरी बता। तो कहेला कि हमार शादी सेट हो गई। बोला बहुत अच्छा बात बा। तो कहेले कि अब दुखी के बाद का बा भैया, वो सुना दे खबर। तो कहेले कि तोरा से जगह सदिया कटा है ओकरे से हमार ठीक हो गई। तो वैसे ही भारत के भी सामने था कि भारत 15 अगस्त 1947 में भारत को एक खुशी भी मिली थी और साथ में पूरा भारत को एक गम भी मिला था। तो गांधी जी बोले थे कि आजाद भारत ने, जो भारत को हमें आजादी जो मिली है भारत को, उसमें खुशी भी है और गम भी है। अब समझ नहीं आ रहा है कि हम खुशी मनाएं कि गम मनाएं, क्योंकि भारत को जो आजादी मिली थी वो आजादी विभाजन के साथ मिली थी। भारत से एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान टूट के अलग हो गया था उसी रात को। तो आजादी भी मिली थी और आजादी मिली थी लेकिन विभाजन के साथ मिली थी, और ये विभाजन इतना आसान नहीं था। हम आगे पढ़ेंगे कि ये विभाजन कितना कठिन हुआ था। ठीक, कई लोगों की जाने गई थी, क्या क्या दिन देखना पड़ा था इस विभाजन में। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। तो भारतीयों ने आजादी से पहले 2 सपने देखे थे, लोकतंत्र को कायम करेंगे और सभी के हित में काम किया जाएगा, गरीब और शोषणकारी वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, देख लिए थे सपना। अब भारत आजाद हो गया, अब समय आ गया सपना को पूरा करने का। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि जैसा वो आजादी सोचे थे, आजादी वैसा नहीं मिला। उन लोगों ने क्या सोचा था कि भारत आजाद होगा तो उस समय भारत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान भारत से अलग हो जाएगा। उन्होंने तो ऐसी आजादी नहीं सोची थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो परिस्थितियां ही कुछ बदल गई थी, एकदम अलग थी परिस्थितियां। और अब शुरू होता है राष्ट्र निर्माण भारत की। ठीक, तो ये कुछ था, याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक कि भारत के राष्ट्र निर्माण में क्या क्या चुनौतियां आई। अब राष्ट्र निर्माण में आते हैं तो भारत के राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां थी। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कारण कि ये चुनौतियां आई क्यों, आखिर ये चुनौतियां आई क्यों, कारण जानते हैं। ठीक, तो पहला कारण यही था कि भारत जब विभाजित हुआ, तो भारत जब आजाद हुआ तो आजादी भारत को विभाजन के साथ मिला। तो पहला कारण तो यही था जिसकी वजह से कई सारी चुनौतियां उत्पन्न हो गई थी। तो पहला कारण में लिख देंगे कि भारत की आजादी विभाजन के साथ मिला, विभाजन के साथ मिला, जिसके कारण राष्ट्र निर्माण में कई चुनौतियां उत्पन्न हो गई, जिसके कारण राष्ट्र निर्माण में कई चुनौतियां उत्पन्न हो गई।
कई चुनौतियां उत्पन्न हो गई। दूसरा कारण की बात करें तो भारत नया नया आजाद हुआ था, तो भारत गरीबी और अशिक्षा भारत में बड़े लेवल पर था, क्योंकि नया नया आजाद हुआ था। आजादी से पहले अंग्रेजों ने कुछ खास भारत की गरीबी और शिक्षा पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। तो भारत जब आजाद हुआ था तो भारत में बहुत बड़े लेवल पे गरीबी और अशिक्षा थी। ठीक, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। तो लिख लेंगे दूसरे कारण में कि भारत में उस समय गरीबी और अशिक्षा बड़े स्तर पे था, जिसके कारण राष्ट्र निर्माण में कई चुनौतियां उत्पन्न हुई। राष्ट्र निर्माण में कई चुनौतियां उत्पन्न हुई। समझता है, ये दो कारण प्रमुख था जिसकी वजह से राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां आ रही थी। बात समझ पाया? तो अब हम जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में इन कारणों की वजह से क्या क्या चुनौतियां आई। अब हम चुनौतियों के बारे में जानते हैं। तो भारत के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी, जिसका जिक्र हमारे किताब में किया गया है कि भारत के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी। तो भारत के राष्ट्र निर्माण में 3 प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था भारत को। पहला क्या था? तो भारत की एकता और अखंडता को बचाना एक चुनौती थी, क्योंकि उस समय पर पाकिस्तान भारत से अलग हो चुका था और ऐसे भारत के बहुत सारे ऐसे टुकड़े थे जो भारत से अलग होना चाहते थे। उनका ये था कि भारत कैसे जो है इस स्थिति में कैसे हम सबकी आकांक्षाओं को लेकर के पूरा करेगा, कैसे हमारी जरूरतें पूरा करेगा, तो हम अच्छा रहेगा कि हम भारत से अलग हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कई सारे, एक तो पाकिस्तान अलग हुआ था, लेकिन अभी भारत के अंदर कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो जिनका मन था कि हम भारत से अलग रहें, भारत से अलग होकर के एक छोटा सा देश बना ले। तो इस स्थिति में कि भारत अलग हो गया, अब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, अब कोई और दूसरा टुकड़ा ना भारत से अलग हो जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय पर बचाना भारत की एकता और अखंडता। तो पहली चुनौती क्या थी? भारत की एकता और अखंडता को बचाना। भारत की एकता और अखंडता को बचाना, ये पहली चुनौती थी। ठीक, हम एक एक चुनौती पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर एकता और अखंडता चुनौती क्यों बन गई, हम इसमें भी बात करेंगे। पहले हम 2 नंबर का काम कर लेते हैं। 2 नंबर मतलब हम समझ जाइएगा। 2 नंबर का मतलब है कि जो एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्र निर्माण में क्या क्या चुनौतियां आई, उसकी 2 नंबर की हम बात कर रहे हैं। 2 नंबर मतलब वो मत समझ लीजिएगा। दूसरा चुनौती क्या था? लोकतंत्र को कायम करना। लोकतंत्र को कायम करना, क्योंकि देखिए उस समय पर जो देश आजाद हुए थे, बहुत सारे देश, वो लोकतंत्र, उनका ऐसा मानना था कि अभी हम जनता को पूरा जो है अधिकार नहीं देंगे, अभी कुछ समय के लिए हम अपने देश में एक पूरी की पूरी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे देंगे, मतलब एक तरीके से कहिए राजतंत्र रखेंगे, फिर धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि व्यवस्था कम है। अगर लोगों को लोकतंत्र लागू कर दिए तो लोगों की जरूरतों को पूरा करना असंभव हो जाएगा। इसीलिए ऐसे कई देशों का मानना था कि हम अभी कुछ समय के लिए राजतंत्र रखेंगे, फिर धीरे धीरे लोकतंत्र लाएंगे। लेकिन भारत जो है, भारत के संविधान में पहले ही लिख दिया गया था कि भारत में लोकतंत्र लागू होगा, और पहले आजादी से पहले भी भारतीयों ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र लागू होगा। तो भारत जो है विविधताओं का देश है, ठीक, और भारत में शिक्षा गरीबी बड़े लेवल पर था उस समय पर, और ऐसी स्थिति में भारत में लोकतंत्र को लागू करना, कायम करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और तो और कई सारे, देखिए भारत जब लोकतंत्र अपनाया तो सभी देशों की निगाहें भारत की तरफ थी, सब भारत पे हंस भी रहे थे कि भारत पागल हो गया है,
वो ऐसी स्थिति में जहां पे गरीबी और शिक्षा बड़े लेवल पे है, नया नया आजाद हुआ है, और ऐसी स्थिति में वो अपने देश में लोकतंत्र लागू कर रहा है, वो हंस रहे थे कि देखते हैं कि भारत ये कैसे करता है। लेकिन भाई साहब वो भूल गए कि हम लोग भारतीय हैं, चुनौतियों को स्वीकारना तो हमारे खून में रग रग में है। चुनौतियों को ऐसे चुटकियों में चुनौती स्वीकार करते हैं और जीत के दिखाते हैं। और उस समय भारत के नेताओं ने भारत में लोकतंत्र ही लागू रखा, और वो आज देखिए तो भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना हुआ है। ठीक, तो उस समय पर एक चुनौती थी, लेकिन वो चुनौती हम भारतीयों ने मिल करके पूरे उस चुनौती से लड़ा और खत्म किया। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं तीसरा चुनौती क्या था, तो सबका विकास। सबका विकास, न कि किसी एक वर्ग या समूह का विकास। भारत के सामने यह भी था कि हमें सबका विकास करना है, किसी एक जाति या किसी एक वर्ग समुदाय को विकसित नहीं कर रहा है, हमें पूरे भारत को का विकास करना है। भारत के हर एक वर्ग, हर एक समाज के लोगों का विकास सोचना है, उनके हित को सोचना है, किसी एक वर्ग या एक समुदाय के हितों को ही केवल नहीं सोचना है। तो उस समय पर भारत में विकास को लेकर के भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हमें कौन से विकास के तरीके अपनाए जाए जिससे भारत के हर एक वर्ग या हर एक समाज के लोगों का विकास हो पाए। ऐसे कौन सा विकास का तरीका अपनाया गया, हम जानेंगे कि कौन सा तरीका अपनाया गया था, आगे हम लोग जानेंगे। तो ठीक, तो हम ये जो है लोकतंत्र, और देखिए ये पहले चैप्टर में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हमें पहले ये जो पहला है ना चुनौती, राष्ट्र निर्माण की एकता और अखंडता को बचाना, इस चैप्टर में इस चुनौती पे बात करना है। दूसरा जो चैप्टर रहेगा उसमें लोकतंत्र कायम करने की चुनौती पर बात किया गया है, और तीसरे चैप्टर में सबका विकास पे बात किया गया है। तीसरे सबके विकास जो चुनौती है ये तीसरे लेसन में बात किया गया है। ठीक, तो हम जानेंगे इस चैप्टर में कि भारत के सामने भारत की एकता और अखंडता को बचाना एक चुनौती के रूप में कैसे सामने आया था। इस चैप्टर में हम यही जानेंगे, इस चैप्टर में इस टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरे चैप्टर में इस पे, तीसरे चैप्टर में इस पे। बात समझता है? तो हम जानेंगे। अब हम लोग हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि भारत की जो पहली चुनौती है, भारत की एकता और अखंडता को बचाना, ये चुनौती कैसे बन गया, ये कैसे हमारे सामने चुनौती के रूप में आया, और भारतीयों ने इससे कैसे जीता, इस चुनौती को कैसे जो है इस चुनौती से लड़ा, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। तो अगला अब हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि भारत के राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां थी, तो ये चुनौतियां थी, आप ध्यान रखिएगा। अब पहली चुनौती पे हम लोग बात करते हैं कि भारत की एकता और अखंडता को बचाना एक चुनौती थी, तो ये चुनौती कैसे बन गई। ठीक, चलिए